हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 7 सितंबर 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला करंट अफेयर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, दूसरा पीएम कौशल विकास योजना, तीसरा इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसलेटर के बारे में, चौथा आपका आर्टिकल होगा डार्क स्काई रिजर्व के बारे में, पांचवा होगा पीएम श्री स्कूल, छठा हैदराबाद लिबरेशन डे, सातवां साइबर सुरक्षित भारत, और लास्ट में और आखिरी का आर्टिकल होगा क्राइमैक के बारे में। जानेंगे इसका क्राइमैक की फुल फॉर्म क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ओ सॉरी, छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। और 2 दिन में वीडियो पब्लिश नहीं कर पाया करंट अफेयर सेशन की, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि बहुत काम रहता था, मतलब काम है था। अभी थोड़ा सा कम हुआ है, तो अभी मैं कंटिन्यू आगे रेगुलरली पब्लिश करूंगा, क्योंकि जब ज़्यादा काम होता है तो मुश्किल होता है पब्लिश करना, तैयार करना वीडियो को। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ। हमारा पहला आर्टिकल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब आप जानते हैं कि जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ये है उदय उमेश ललित। पहले तो मैं समझ रहा था कि 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिए गए, 3 भाई लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, पर मैं सोचा भाई 3 की क्या जरूरत, एक ही होना चाहिए। फिर बाद में ध्यान से देखा, ये तो तीनों एक ही है, यानी कि 3 in 1 है। तो यानी कि उदय उमेश ललित हम प्यार से UUL कह सकते हैं, मतलब यू ललित बोल सकते हैं। ठीक है, तो उदय उमेश ललित जी को हमारा 49वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया है, तो इसलिए न्यूज में आया। ठीक है, इससे पहले हमारे कौन थे? एनवी रमन्ना। ठीक है, एनवी रमन्ना हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो 48वें थे। तो ये 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। पहला क्वेश्चन कि कौन से वे बने हैं, ये कुछ एग्जामों में जो थोड़े से वैसे एग्जाम होते हैं, जैसे कि टेट का एग्जाम हो गया, ठीक है, टीचिंग के लिए हो गया, या एसएससी के किसी एग्जाम में छोटे उसमें पूछा जा सकता है, मतलब थोड़े से ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम में, कि कौन से वे नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, इनका नाम क्या है। ठीक है, ये तो 2 क्वेश्चन यूपीएससी के हिसाब से कूड़ा कचरा है। ठीक है, तो अब हम कूड़े कचरे की तरफ ना बढ़ते आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का बनने के लिए, कि क्या है? एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा उसने 5 साल हाई कोर्ट में एज ए जज काम किया हो, या किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट में जो कि सेशन में रही है लगातार, उसमें काम किया हो। दूसरी, ऐसा हो सकता है कि वो हाई कोर्ट में ना काम करके उसने 10 साल एडवोकेट की तरह हाई कोर्ट में काम किया हो। ठीक है, वो जज की तरह काम ना करके, या 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट में सेशन में उसने हाई कोर्ट में एडवोकेट की तरह काम किया हो, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। दूसरा, एक वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जज होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो ये तो आपकी एलिजिबिलिटी होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की। ठीक है, अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें, देखो भैया, एज का कोई ऐसा क्राइटेरिया है नहीं। हाँ, रिटायरमेंट का है कि रिटायरमेंट इनकी 65 साल में होती है। तो 65 साल में जब आपकी रिटायरमेंट होती है, तो वो तो ये फिक्स हो गया। मगर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें कहीं पे भी मिनिमम एज नहीं लिखी है। जैसे कि आपका ग्रेजुएशन की मिनिमम एज है, किसी जॉब के लिए मिनिमम एज आपकी जैसे 21 ईयर है, कि 21 ईयर होने के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि उनका आकलन है, उनका एक मीटर है कि भाई यूजीसी का या किसी भी इंस्टीट्यूट का, कि इतने साल में आदमी लगभग ग्रेजुएट होता है। तो उस हिसाब से ये उसको एज को मेजर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि भाई इसमें ऐसी कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, पर फिर भी आप अंदाजा लगा लो कि आपको 10 साल एडवोकेट की तरह अगर वर्क करना होगा, या 5 साल आपको हाई कोर्ट में वर्क करना होगा, तो उसमें मुझे लगता है 30 तक साल तो आप देवी के हो ही जाते हैं, 30-35 साल तो हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद आपका सीनियोरिटी बेसिस देखा जाता है, ये तो एलिजिबिलिटी है। आप ये नहीं कि बन ही जाओगे, फिर सीनियोरिटी बेसिस भी देखा जाता है। तो आप 35-40 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र है, तब आप हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के बनते हो। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, वरना अभी सभी देख लो, जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, वो आपके 50-55 की एज में ही जाके बनते हैं। तो इसलिए ही, क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आप पहले भी बनते हो,
बाद में भी बन सकते हो। कहने का मतलब आप 50 तो क्रॉस कर ही लोगे, यही मैक्सिमम चांस होते हैं। ठीक है, मगर हाँ रिटायरमेंट एज है, ऐसा नहीं कि वो आपका एक बार लग गया तो लगा ही रहेगा, क्योंकि हर चीज की रिटायरमेंट एज होती है। तो 65 साल आपकी कॉन्स्टिट्यूशन रिटायरमेंट एज रखी गई। अपॉइंटमेंट की बात करें कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करता है इनको और दिलाता है। ठीक है, और वो किस आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 124 टू, यानी कि 124 का आर्टिकल नंबर 124 हुआ, और उसका सब सेक्शन यानी कि नंबर दो, दूसरा उसका पैराग्राफ का सब सेक्शन जो 2 नंबर का है, उसमें ये डिफाइन किया गया है कि आपका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, अब जो कौन बनता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जज है, मान लीजिए 5 जज है। अब सीनियर मोस्ट है, यानी कि इसने पहले ज्वाइन किया सुप्रीम कोर्ट को, उसने केस भी ज्यादा लड़े। ठीक है, उसका सक्सेस रेट भी ज्यादा है। तो सीनियोरिटी के बेसिस पे देखा जाएगा, एज के बेसिस पे देखा जाएगा। ठीक है, केसेस के बेसिस पे देखा, जो जो सीनियर होगा, जो सरपास कर जाएगा, उसको सीनियर मोस्ट बना दिया जाएगा, जब तक कि कोई पॉलिटिक्स ना हो। पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, इंडिया में ये चीजें मैटर नहीं करती है, पॉलिटिक्स मैटर नहीं करती है वहां पे। आपका क्या देखा जाए, क्वालिटी देखी जाती है। ठीक है, वो स्टैंड देखी जाती है, क्वालिटी किस में है बंदे में, कौन मेरिट देखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर होता है कि यहाँ पे रिकमेंडेशन दी जाती है सीनियर मोस्ट जजेस की, किसके थ्रू, कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को रिकमेंडेशन दी जाती है। वो आपका पीएम को कम्युनिकेट करता है, पीएम को बताता है, पीएम फिर आपका रिकमेंड करता है पैनल को कि भैया इनको कर दो, प्रेसिडेंट को बोलता है कि ये जो है मुझे ठीक लग रहा है, यही मुझे सही लग रहा है, इनको कर दो। तो तब प्रेसिडेंट आपका अपॉइंटमेंट कर देता है। तो ये तो इनका वो हुआ, सिंपल सा था। ठीक है, अब ये मास्टर ऑफ द रोस्टर, यानी कि यही होते हैं करता धरता, मगर फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होता है। ये नहीं कि आपके सुप्रीम कोर्ट में 5 जज है, तो 5 जजों में यही सर्वोपरि है। वहां पर जो पांचों जज है, बेशक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मान लो अभी ये बन गया है, यूयू ललित बन गया है, ये तो ये नहीं कि सबसे सुप्रीम ये हो, नहीं नहीं नहीं, सबसे सुप्रीम की बात नहीं, कि फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हो गए, मास्टर ऑफ द रोस्टर्स हो गए। कुछ पावर इन्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा दी हुई है, जैसे कि किस बेंच के पास कौन सा केस जाना है, कब जाना है, तो ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये बेंच को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, यही डिसाइड करते हैं। ठीक है, ठीक, ये कौन सा केस कौन सी बेंच सुनेगी, यही डिसाइड करते हैं। ठीक है, और आपका जो सुप्रीम कोर्ट में कौन सा जज आएगा, हाई कोर्ट से कौन सा जज आता है, तो जो कोलिजियम सिस्टम होता है, तो उसकी तरह से हेड होते हैं, तो यही डिसाइड करता है, यही कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि भैया इन इन जजेस को आप सुप्रीम कोर्ट में ले लीजिए। यानी कि आप कहने का मतलब, हाई कोर्ट में कौन सा जज अपॉइंट होना है, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा जज अपॉइंट होना है, तो ये कोलिजियम जो सिस्टम होता है उसकी ये हेड होते हैं। तो और यही रिकमेंडेशन भेजते हैं किसको, आपके प्रेसिडेंट को। ओवरऑल नियुक्त तो प्रेसिडेंट ही करते हैं ना। तो ये होता है, तो बस इसमें मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है। रोस्टर का मतलब कि कौन सी चीज कहाँ होती है, जैसे टाइम टेबल बनता है ना किसी भी उसका, तो उसमें कौन साइन करता है, आपका किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल साइन करेगा, तो वो एक तरह से रोस्टर बनाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीजीआई जो है, वो एडहॉक जजेस को भी अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 127 के तहत ही अपॉइंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना जरूरी, क्योंकि वो तो मेन है, हेड है ना, कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया है ना प्रेसिडेंट, तो वो उनसे तो अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो सीजीआई है आपका क्या कर सकता है, कि जो अभी देखो आपकी सीट कहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट की, वो है आपकी दिल्ली में, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो इसकी सीट को चेंज कर सकता है, किसी दूसरे प्लेसेस पे भी लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये सीजीआई के हाथ में होता है, पर ऐसा करते नहीं है। ठीक है, और आपका आर्बिट्रेटर भी ये आपका अपॉइंट कर सकता है, किस चीज के लिए, जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट होता है किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में जो झगड़े होते हैं फाइनेंशियल डिस्प्यूट को लेकर, वो उन चीजों को निपटारा करने के लिए आर्बिट्रेटर भी ये अपॉइंट करता है। ठीक है, सीजीआई ये काम करता है। अब इसके रिमूवल की बात कर ले, देखो रिमूवल क्या होता है, कि जब प्रेसिडेंट को ये पता लगता है कि अब सीजीआई हमारा उसमें क्या है, कि इनकैपेसिटी आ गई है, यानी कि उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं रह गई है, दिमाग काम नहीं कर रहा है उसका, सीजीआई का, या मिसबिहेवियर दिखा रहा है, तो आर्टिकल 124(4), आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 124 का सबसेक्शन 4 के तहत वो आपको पावर होती है, ग्राउंड होता है, कि आपका सीजीआई जो है इन्हें आपका बर्खास्त कर सकते हैं, इनकी उस पोस्ट से हटा सकते हैं। मगर उस केस में भी क्या है, इन्हें मेजोरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मेजोरिटी का अप्रूवल कैसे, कि दोनों हाउस से एक तरह का पास करानी पड़ेगी, मेजोरिटी उस चीज को पास करेगी जो आप पे एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट। ये पहले तो इन्हें एड्रेस करनी पड़ेगी, एड्रेस करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, उन्हें
बताना पड़ेगा कि हाँ ये जो है पगला गए हैं, ठीक है, ये मिसबिहेवियर दिखा रहे हैं, इनकी कैपेसिटी में नहीं रहा है अब ये डिसीजन लेना, ये किसी केस को सोल्व नहीं कर पा रहा है, उस पर डिसीजन नहीं ले पाता है, तो ये अब मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, मेंटली फिट नहीं है, या मिसबिहेवियर शो कर रहे हैं, तो पहले एड्रेस करना पड़ेगा, फिर इसे दोनों ही हाउसों से पास कराना पड़ेगा। प्रेजेंट को मेजोरिटी होनी चाहिए, तो मेजोरिटी का मतलब ये है कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो वो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि मेजोरिटी होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप के हाउस में। मान लीजिए आपकी हाउस में मेंबरशिप मान लीजिए 252 है, अब 252 की मेंबरशिप, इसका 51%, इसकी मेजोरिटी कितनी हो जाएगी? 51%। तो इसकी कैसे हो जाएगी मेजोरिटी? यानी कि 162, ठीक है, 162 हो जाएगी ना, 162 होगी, कितना होगा? यानी कि आपकी यानी कि 252 का कितना हो जाएगा आपका? हाफ, ठीक है, तो आपका 150 का 125, यानी कि 126 हो जाएगा, ठीक है, तो 126 आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए कि 126 ने पास किया होना चाहिए। दूसरा, मेजोरिटी ऑफ नोट लेस देन टू थर्ड। अब जो 252 है, ठीक है, अगर आप मान ले किसी उसमें आपका पार्लियामेंट में मेंबर प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, मान लीजिए आपका 162 है, तो 162 का टू थर्ड निकाल लीजिए, ठीक है, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, कितने बचे? 1 3 चौक 12, यानी कि 54 का कितना हो गया? 108, यानी कि 108 मेंबर्स ने इसको रेटिफाई किया हो, जो आपने एड्रेस किया है, वो साइन कराए है उस पर कि वो हमें उसे बर्खास्त करना है, तो 108 ने उसे रेटिफाई किया हो, तो इस तरह से स्पेशल मेजोरिटी वो बन के आ जाती है, ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा पीएम कौशल विकास योजना के बारे में। पीएम से मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। विकास से मतलब डेवलपमेंट है, योजना से मतलब स्कीम हो गया। कौशल से मतलब होता है हिंदी में कौशल, स्किल, एक स्किल जो होती है, स्किल का वर्ड जो हिंदी में यूज करते हैं हम कौशल यूज करते हैं, यानी कि किसी के हम कौशल को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये आपका लोकसभा में इन्फॉर्म किया, यानी कि वहां पर रिपोर्ट सबमिट की, कौन से ईयर में, 21-22 के जो सेशन है उसमें, और उन्होंने ये बोला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कि हमने 3 लाख से ज्यादा जो औरतें हैं उन्हें ट्रेंड कर दिया है, उन्हें डिफरेंट स्किल दे दी है। किस स्कीम के तहत? पीएम कौशल विकास योजना के तहत, ठीक है। तो ये किसके अंडर आता है? ये पीएम कौशल विकास योजना, ये अंडर आती है स्किल इंडिया मिशन के अंडर, क्योंकि स्किल इंडिया मिशन जो है, जो कि 2015 में चला था, ये फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है, किसकी? प्रधानमंत्री मोदी की, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है। और ये स्कीम के अंदर बहुत सारी स्कीम आती है स्किल प्रोवाइड करने की। तो एक स्किल प्रोवाइड करने की स्कीम कौन सी है? पीएम की कौशल विकास योजना भी इसी के अंदर चलाई जा रही है, ठीक है। इसमें इनका एम ये है कि लगभग हमें 40 करोड़ लोगों को आपका क्या करना है? स्किल प्रोवाइड करनी है, डिफरेंट डिफरेंट स्किल प्रोवाइड करनी है, यानी कि एक जैसी स्किल, डिफरेंट डिफरेंट स्किल बाई 2022 तक। 2022 के एंड तक आपको 40 करोड़ लोगों को हम स्किलफुल बना देना है, डिफरेंट स्किल में उन्हें वो स्किल प्रोवाइड कर देनी है। इससे क्या फायदा होगा? इससे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, जो हमारा इंडियन यूथ है, जिससे कि अपनी आमदनी कमा सके और अपनी लिवलीहुड को अर्न कर सके। क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जिसमें उनको रोजगार प्रोवाइड किया जा सके। देखो मान लो आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप 8वीं पास हो, तो 8वीं पास को तो ऐसे तो जॉब मिलेगी नहीं, तो आपको क्या करेगा कि स्किल प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे कि आपको इलेक्ट्रीशियन का काम सिखा दिया जाएगा, फिटर का काम सिखा दिया जाएगा, या ओके कारपेंटिंग का काम सिखा दिया जाएगा, इस तरह की स्किल आपको, एम्ब्रॉयडरी का काम सिखा दिया जाएगा, ठीक है, आपको किसी और चीज का काम सिखा दिया जाएगा, तो उस तरह की स्किल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे कि आपका क्या, आप अर्निंग कर सको सेक्टर्स में जाकर, ठीक है। जो पीएम ये आपकी कौशल विकास योजना है, ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है? ये एनएसडीसी के द्वारा। एनएसडीसी किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में आता है। एनएसडीसी क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके अंडर ये आपकी आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पहले तो लॉन्च की गई थी पीएम केवीवाई फेज 1, ये 15 जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी। किस दिन लॉन्च की गई थी? वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर लॉन्च की गई थी। इसका
एम यही था कि लोगों को एनकरेज करना है और स्किल्स को डेवलपमेंट को प्रमोट करना है कि वो अपने अंदर स्किल्स लेके आए ताकि उनको रोजगार मिल सके, बेरोजगारी को कम किया जा सके। ठीक है, और उन्हें ऐसा छोटी सी एक ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, आपका शॉर्ट ड्यूरेशन की फ्री स्किल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए। 2015-16 में लगभग 19,85,000, जिसे हम अप्रोक्सीमेट 20 लाख कैंडिडेट्स भी बोल सकते हैं, 20 लाख लोगों को हमने स्किल प्रोवाइड कर दी थी। फिर दूसरी फेज चलाई इसकी कौशल विकास योजना की। इसमें ये 2016 से 20 तक चली, 4 साल तक, है ना। तो अब इसमें क्या किया गया, ये आपका इसमें और कुछ नहीं किया गया, इसमें सिर्फ ये गया स्केल अप कर दिया। इसको स्केल अप करने का मतलब कि मान लीजिए पहले 10 सेक्टर आपके इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे, या आपके 15 स्टेट इंक्लूड किए गए थे। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना, ये जरूरी नहीं कि इतने जितने मैं बता रहा हूँ उतने इंक्लूड किए गए हो। मान लीजिए 10 सेक्टर में, जैसे कि आपका एम्ब्रॉयडरी हो गया, कि वो जो आपकी साड़ी है, या और कई कई सारी चीजें, एम्ब्रॉयडरी हो गया, या आपकी कारपेंट्री हो गया, या आपकी वो गोल्ड स्मिथ वाले काम हो गए उसमें हो गया, या आपकी डायमंड, आपकी वो उसमें हो गया, डायमंड का आपका डेवलपमेंट में, ठीक है, डायमंड को तराशने का काम हो गया, डायमंड माइनिंग में, और भी कई सारी चीजों में, जो गुजरात में डायमंड माइनिंग की इंडस्ट्री है, ठीक है, या और आपकी और माइनिंग में हो गया, या आपका दूसरा इलेक्ट्रिशियन बना दिया, या आपका और कई सारी ऐसी इस तरह के सेक्टर्स में। तो अब यहाँ पर सेक्टर्स को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, पहले 10 थे, मान लीजिए अब 15 कर दिए गए। ठीक है, दूसरा ज्योग्राफी बढ़ा दी। ज्योग्राफी का मतलब हो गया, मान लीजिए पहले 15 आपके स्टेट इंक्लूड थे, अब आपके मान लीजिए 20 कर दिए गए। तो इस तरह से आपके नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज कर दिए गए और नंबर ऑफ सेक्टर्स भी इंक्रीज कर दिए गए, और इसे अलाइन कर दिया गया दूसरे मिशन के साथ। मान लीजिए कोई स्किल देने का मिशन दूसरा भी चल रहा है, जैसे कि आपका मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत, ये आपकी स्किल प्रोवाइड करा है, तो सबको आपको इंक्लूड करके एक में ही डाल दिया गया। तो इस फेज 2 के अंदर आपको 1.2 करोड़ यूथ को हमने ट्रेंड किया, तो बढ़ गए पहले से। पहले तो हमने 20 लाख को किया था, फेज 2 में आपने 4 साल में कितना कर दिया, 1.2 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया। जबकि तीसरी फेज में आपने पूरे इंडिया में ये स्कीम को फैला दिया। देखो 717 डिस्ट्रिक्ट में और 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में इसको फैला दिया, यानी कि पूरा ओवरऑल इसका एक्सपेंशन कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। अब यहाँ पे एक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है प्री में कि विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में बोला गया इट इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल नहीं है, ये तो उसकी तो है ही नहीं ना। ठीक है, अब किसकी है ये यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा था ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, यही कह दो नेशनल स्किल इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी है। ठीक है, ये तो है नहीं। ठीक, दूसरा है इट अमंग द अदर थिंग्स विल आल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी। तो ये क्या ठीक है? यहाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये आपकी सॉफ्ट स्किल प्रोवाइड करती है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपका ट्रेनिंग कराती है, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड प्रोवाइड करेगी। अब जैसे यहाँ सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होगा, जैसे कि एम्बिशन, फ्रेंडलीनेस एंड मैनर्स, सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ स्किल्स, है ना, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, फोकस, कॉमन सेंस, ये सारी आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं, ये प्रोवाइड करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा है आपका इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अब आपने पढ़ा हो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में क्या है, कि ऐसी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, ये ऐसी क्वालिटी स्किल्स प्रोवाइड की जाती है जिसमें आपकी क्या है, लर्निंग आउटकम पे ज्यादा फोकस किया जाता है। कि हम ये मानते हैं लर्निंग आउटकम कितने हो गए, लगभग हमने इसे 10 स्केल्स में डिवाइड किया है, कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे 10 लेवल पर डिवाइड किया गया है। कि हम ये मानते हैं कि आपकी सेकंड क्लास के बच्चे को ये चीज आनी चाहिए, ये चीज पता होना चाहिए। मान लीजिए फिफ्थ क्लास के बच्चे को आपको जोड़ घटा गुना भाग एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये पता होना चाहिए, इतने कलर में आपका वो आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, दूसरे क्लास के बच्चे को, तीसरी क्लास के बच्चे को। तो वही लर्निंग आउटकम से यहाँ पे बात की जा रही है, वही स्किल प्रोवाइड करने से बात की जा रही है। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड वर्क फोर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया, तो ये आपका सही हो जाता है। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही हो जाता है, जबकि पहला गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा और तीसरा। अगर हम यहाँ पे
पहले की बात कर ले, अगर एलिमिनेशन टेक्निक की बात करें तो पहला इसलिए गलत होगा क्योंकि पहला इसमें है, पहला इसमें है, तो आपका आंसर दूसरा और तीसरे में ही होगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा भी लगा सकते हो कि जैसे इसमें स्किल आ रहा है, स्किल की बात की जा रही है और आपने थोड़ा सा पहले प्रोडक्ट है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आर्टिकल है इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलेटर। इनफ्लेटेबल का मतलब है वो चीज जिसमें हवा भरी जा सकती हो, ठीक है, उस चीज से रिलेटेड होता है इनफ्लेटेबल। क्या हवा भर के किसी चीज को फुलाना, उसको इनफ्लेटेबल आपकी सब्जेक्ट बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट बोल दो। एरोडायनेमिक जहाँ पे एयर की डायनेमिक्स का यूज किया जा रहा हो किसी भी चीज में, स्पीड विद एरोडायनेमिक्स की आपकी ऐसी साइंस जिसमें एयर की स्पीड का यूज किया जाता हो, ठीक है। डिसेलरेटर यानी कि किसी की स्पीड को कम करने वाली चीज को डिसेलरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई कि कोई ऐसी चीज है जिसमें हवा भर के उसको यूज कर रहे हैं, वो हवा की स्पीड का यूज कर रहे हैं, यानी डायनेमिक्स का यूज कर रहे हैं, और किसी चीज की हम स्पीड को डिसेलरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं क्यों न्यूज में आए। न्यूज में इसलिए आया कि इसरो ने क्या किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है किसका, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलरेटर टेक्निक टेक्नोलॉजी का, या टेक्निक का यूज किया है, कि इन्होंने ऐसी टेक्निक इजाद की है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज की स्पीड को कम कर सकते हैं। मगर इसरो की बात हो रही है तो इसरो तो आपका स्पेस रॉकेट भेजता है, पेलोड भेजता है, यानी कि वो तो कोई ना कोई चीज लॉन्च करता रहता है, रॉकेट लॉन्च करता रहता है। तो यानी कि हम किसी न किसी एंगल से हम इन्हीं की स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे, किसका यूज करके, ये आईएडी। आईएडी मतलब इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलरेटर की जो टेक्नोलॉजी हमने इजाद की है, इसरो ने इजाद की है, उसका यूज करके हम इसकी स्पीड की, रॉकेट की स्पीड की हम स्पीड को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे हैं, कि कॉस्ट इफेक्टिव रिकवरी हो किसकी, स्पेंट रॉकेट स्टेज। अब देखो आप जानते हो रॉकेट जो लॉन्च किए जाते हैं उनकी कई स्टेजेस होती है, कि किसी स्टेज में इंजन लगा होता है, दूसरी स्टेज में मान लीजिए, मान लो कोई सी स्टेज में फ्यूल है, तीसरी स्टेज में कोई का सॉफ्ट आपका सॉलिड फ्यूल है, किसी में लिक्विड फ्यूल, इस तरह से होता है। तो वो जो स्टेज आपकी अलग अलग लेवल पे काम करती है, मान लो इस हाइट पे जाके ये स्टेज वर्किंग में आ जाएगी, उस हाइट पे जाके ये इंजन आपका ओपन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इस हाइट पे जाकर लिक्विड फ्यूल आपका बर्निंग स्टेज हो जाएगा, या इस हाइट पे जाके ये स्टेज डिटैच हो जाएगी, डिटैच होकर गिर पड़ेगी कहीं पे जाकर। तो जो स्टेज डिटैच होती है, गिर पड़ती है, अब वो तो आपकी किसी यूज की नहीं रही ना, मगर आप उस स्टेज को अगर आप उतार ले आसानी से आप अपनी इंटेंडेड जगह पे, तो उस स्टेज को आपको यूज कर सकते हैं, या आपकी कॉस्ट जितनी ज्यादा, मतलब कॉस्ट को कम किया जा सकता है इसका यूज करके, कि भाई इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करें सेफली, जो आपके पेलोड्स होते हैं उनको हम दूसरे प्लेनेट पर उतार सकते हैं। जैसे कि हमारा मंगलयान मिशन था, ठीक है, वो आपका मंगल ग्रह जो भेज रहे थे वो आपका फेल हो गया था, ठीक है। वो फेल क्यों हुआ कि जब वो आपका जस्ट आपको उतरने वाला था, उसकी स्पीड इतनी थी वो बैलेंस नहीं बना पाया, और आपकी हाई स्पीड की वजह से वो क्या है अपना सिग्नल लॉस्ट कर पाया था, और उसमें क्या है बैलेंस नहीं बन पाया, तो आराम से उतर नहीं पाया। अगर सोच के देखो, आपके वो सरफेस पे चांद की जो आपका मून है, उसके चांद पे, सॉरी मंगल नहीं, मून, मून पे आपका सरफेस पे आते आते अगर उसकी स्पीड कम हो जाती, उसकी स्पीड कम हो जाती, तो हम उसे आसानी से क्या है उस पर चांद की सरफेस पे जो साउथ पोल है उस पर हम उतार पाते। तो अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है उसकी स्पीड कम करने वाली, तो हम उसे आसानी से उस पर उतार पाते ना, और हमारा वो मिशन सक्सेसफुल हो जाता, और इतना जो कॉस्ट लगी है और इतनी मेहनत लगी है हमारे साइंटिस्ट की वो बेकार ना जाती। तो यही वो टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज करके दूसरे स्पेस पे हम लैंडिंग आसानी से करा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो, तो ये वाला है, तो ये है आपका आईएडी, यानी कि इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिएक्सेलरेटर। तो ये एक तरह का आपका ये वाला मेन आपकी इस तरह की ऑब्जेक्ट होती है, तो आपको फोल्ड कर सकते हैं इसको। तो मान लीजिए फोल्ड किया आपने, इसमें यहाँ से हवा भर दी, हवा भर के ये हवा भरने के बाद ऐसा हो जाएगा, फूल जाएगा, जैसे कि आपके वो नहीं होते पिलो होते हैं, गद्दे होते हैं, उसमें हवा भर दो, हवा निकाल दो, तो उन्हें फोल्ड कर सकते हैं, और हवा भरने के बाद वो इन्फ्लेटेबल बोला जाता है ऐसे ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे पैक्ड कंडीशन में आपने पैक किया हुआ है, तो पैक करके इसे पेलोड में सेट कर दिया जाता है। जो पेलोड का चैम्बर होता है, ये उसे हम बे बे बोलते हैं, पेलोड बे है ना, वो जगह जहाँ पे पेलोड होता है, बे बोलते हैं, तो उसमें आपको सेट कर दिया जाता है। और एक टाइम पे आने में जब वो चीज उतार रहे होते हैं, हम हाइट पे उतर रही होती है, नीचे की तरफ आ रही होती है, डिसेंड हो रही होती है, तो इसमें हवा भर दी जाती है, हवा भरने पे क्या होता है ओपन हो जाता है। अब ओपन होने से इस पे क्या है, हवा का ड्रैग लगेगा ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ आएगा, तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से। तो यही है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आपका ये क्या है, रोहिणी
3000 मैक 3 आपका इंजन है, या उस तरह का आपका ये लॉन्चिंग व्हीकल है। तो वो हमने लॉन्च किया, तो इस तरह की इसकी आपकी ट्रेजेक्ट्री होगी। यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये आपका कॉन जो है ना, आपका जो कॉन है, ये आपका डिटैच हो जाएगा। डिटैच हो गया, ये आपका क्या है, ओपन हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आने से धीरे 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 ये तो अलग हो जाएगा आपका। ठीक है, ये जो है, जो आपका पेलोड है, जिसको भी हम, जो सैटेलाइट है, कोई भी चीज़ है जिसको हम दूसरे आपकी सैटेलाइट पे या दूसरे प्लेनेट पे उसे आसानी से उतारना चाह रहे हो, धीरे 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 आकर बायनसी फोर्स धीरे धीरे आराम से उतर जाएगा बगैर हर्ट हुए। तो यही टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए कि आसानी से उतार जा रहा है। वरना अगर इसमें ये चीज ना लगी होती, ये ऊपर जाता धड़ से नीचे से गिरता, एकदम गिर जाता। तो ये टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे यूज की है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो अब आईआईडी के बारे में पढ़ लेते हैं। आईआईडी क्या है, डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है और इसे सक्सेसफुली टेस्ट फ्लोन किया गया। टेस्ट फ्लोन का मतलब है, जो वर्ड है ना, टेस्ट फ्लोन का मतलब कि इसे आसानी से, कि या ये कहिए टू फ्लाई फॉर इवोल्यूशन ऑफ द परफॉर्मेंस, कि किसी चीज को उड़ाना कि उसकी परफॉर्मेंस को आंच जांचने के लिए। तो किसने किया, ये इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, उसने इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस को जांचा है। तो आईआईडी सक्सेसफुली टेस्ट फ्लोन किया गया है, किससे, रोहिणी 3000, आपका वो 300 मैक 3, वो मैक सेकंड जो है आपका, यानी कि जो साउंडिंग रॉकेट है उसकी हेल्प से आपने, कहाँ से ये आपका लॉन्च किया, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है जो उड़ीसा में, वहां से इसे लॉन्च किया है। और किसकी मदद से, साउंडिंग रॉकेट की वजह से, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट की वजह से। ये है रोहिणी साउंडिंग रॉकेट, इस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ है। ये आपका है RS-3000, ठीक है, मैक 3। तो इसमें आपने कौन लगा रखा है ये, ठीक है, पेलोड लगाने की कैपेसिटी होती है। तो अब रोहिणी साउंडिंग रॉकेट कौन से होते हैं, इन्हें यूज किया जाता है फ्लाइट के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। जो आपकी नई टेक्नोलॉजी इजाद करता है, जैसे इसरो इजाद कर रहा है, तो वो जो है आपकी नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसकी कितनी कैपेबिलिटी होता है, ये कैपेबल होता है जो पेलोड को ले जा सकता है, 2 केजी से 200 केजी तक के पेलोड को ले जा सकता है। और आपका कितनी एल्टीट्यूड तक ले जा सकता है ये, 100 से, ये केजी गलत लिखा हो, 100 से 500 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड तक ये ले जा सकते हैं। यहाँ पे केएम आएगा, किलोमीटर, ठीक है, केजी नहीं आएगा, गलत लिखा हुआ है। अब आईएडी जो सर्व करता है वो डिएक्सेलेरेट करता है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप प्लंज कर रहे हो, यानी कि नीचे को गिर रहा है, उसको आपका डीएक्सेलरेट करेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा। मान लीजिए कोई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिर रहा है, उसकी स्पीड को घटा के आपका कम कर देगा। तो ये इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको पहले फोल्ड किया जाता है, अंदर रखा जाता है, जहाँ पे पेलोड बे होती है रॉकेट के अंदर, वहां पे रख दिया जाता है। 84 किलोमीटर की हाइट तक जाएगा, उसके बाद इसका इन्फ्लेट कर दिया जाता है। इन्फ्लेट मतलब हवा भर दी जाती है, फिर ये डिसेंड होता है और आसानी से इसे उतार लिया जाता है। यानी कि इस तरह का एक काम करता है। ठीक है, फिर आईआईडी जो है सक्सेसफुली रिड्यूस करता है वेलोसिटी ऑफ द पेलोड, पेलोड की वेलोसिटी को सक्सेसफुली रिड्यूस कर देता है। ये सब इसमें बताया गया है। आईआईडी के बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे कि रिकवरी ऑफ द स्पेंट स्टेज ऑफ द रॉकेट, रॉकेट की जो स्टेज स्पेंट हो जाती है, खर्च हो जाती है किसी चीज में, उन्हें रिकवर नहीं किया जा सकता, इसकी मदद से हम आसानी से उतार सकते हैं, उन्हें रिकवर किया जा सकता है। दूसरा, पेलोड्स की लैंडिंग दूसरे जैसे मार्स पे, वीनस पे आसानी से कराई जा सकती है इसकी मदद से। ठीक है, और आपका जो स्पेस हैबिटेट को आपकी ह्यूमन के लिए हैबिटेबल बनाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है अगले स्पेस फ्लाइट मिशन जो होंगे। अगला आर्टिकल हमारा डार्क स्काई रिजर्व के बारे में। डार्क से मतलब जो बिल्कुल काला होता है, अंधेरा होता है। स्काई से मतलब आकाश, और रिजर्व से मतलब वो जगह, वो लैंड का पार्सल या वो लैंड की जगह जहाँ पे किसी चीज को किसी पॉलिसी बना के उसके तहत कंजर्व रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, या नियम कानून बना के सुरक्षित रखा जाता है। अगर नियम कानून नहीं होंगे तो लोग वहां पर रहने लगेंगे, भसड़ मचा देंगे, गंदगी मचा देंगे, पोल्यूट कर देंगे। तो इसलिए उसे रिजर्व बोला जाता है। किसी को सुरक्षित जो रखा जाता है किसी एरिया को, उसे रिजर्व बोला जाता है। रिजर्व चाहे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, टाइगर रिजर्व हो, या आपको किसी चीज से रिजर्व हो। तो यहाँ पे जो है रिजर्व की जो बात कही है कि डार्क स्काई, के स्काई को रिजर्व रखा गया है, यानी कि डार्क रखा गया है, वहां पे लाइट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो यही बोला है कि इंडिया में पहला, अपने आप में पहला इनिशिएटिव है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से लिया गया है। उसने अनाउंस किया है कि आपका वहां
पे, कहाँ पे, हेनले, हेनले कहाँ कहाँ पे, लद्दाख है, काफी हाइट पे है, यानी कि 4500 मीटर की हाइट पे है कि इंडिया का पहला डार्क स्काई स्काई रिजर्व आपका लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है? एक तरह का डेस्टिनेशन होता है, एक तरह का प्लेस होता है जहाँ पे ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती है जो कि ये इंश्योर करती है कि जो वो लैंड है, वो एरिया है, वो रीजन है, उसमें आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफेरेंस जैसे कि आपकी लाइट बहुत सारी होती है, मान लीजिए रात को वो पूरा शहर जगमगाता है लाइट से, और वो लाइट आपकी क्या है कि आकाश में जाती है, तो वहां पे अगर आपको किसी चीज को ऑब्जर्व करना है तो उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कि लाइट का जो ह्यूमन मेड लाइट है उसका इंटरफेरेंस नहीं होता है, तभी तो आप उसके ऊपर जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है, तारे है, चांद है, और भी कई सारे आपकी सैटेलाइट है या ग्रह है, उनको आप ऑब्जर्व कर पाओगे ना टेलीस्कोप से। ठीक है, तो वहां पे इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए लाइट का, तो इसलिए ये इतनी हाइट चुनी गई है, ये जगह इसलिए चुनी गई, यहाँ पे लाइट का इंटरफेरेंस है ही नहीं, क्योंकि जो गाँव है उनमें लाइट है ही नहीं, और है तो बहुत कम है, मतलब इंटरफेरेंस यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलेगी ही नहीं। तो ये किसकी वजह से चुनी जाती है? ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्काई डार्क स्काई एसोसिएशन। ये की यूएस बेस्ड की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि किसी भी प्लेस को आपका डेजिग्नेट करती है इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेस या पार्क या सेंचुरी या रिजर्व घोषित करती है। ठीक है, जो भी क्राइटेरिया बीट कर जाएगा ये चीजों का, वो घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसके हाइलाइट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अगर मान लीजिए ये टावर है, इसके ऊपर हम यहाँ पे आपका डार्क स्काई रिजर्व घोषित कर दे इसको, तो कोई फायदा नहीं होगा, तो जो ऊपर आकाश है वो तो चमचमाता रहेगा, इसकी लाइट का इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि ये लाइट पूरी चमक रही है, लाइट आकाश में भी जाएगी ना, वो स्काई में भी जाएगी, तो आप सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, इसका जो है दखल अंदाजी रहेगी इस लाइट की। हमें ऐसी जगह चाहिए जहां पे हम अपना ये जैसे टेलीस्कोप रखा है ना, ये हैनले में, हैनले लद्दाख में। ठीक है, तो वहां पे लाइट हो ही ना, आदमी के द्वारा बनाई गई लाइट हो ही ना, तो इस वजह से इसे ऐसी जगह चुनी जाती है। तो यहाँ पे ये कि इससे फायदा क्या होगा कि जो लोकल टूरिज्म है उसको बूस्ट मिलेगा। लोकल टूरिज्म को बूस्ट कैसे मिलेगा? कि यहाँ पे जो आपका टेलीस्कोप लगाया है, यहाँ पे टेलीस्कोप लगाने से लोग आएंगे, तो रात में जो तारे होते हैं, चांद होता है, और भी कई सारी बॉडी, इस टेलीस्कोप की मदद से वो देख सकेंगे, और एडवेंचर एक तरह से बढ़ेगा। लोग जब आएंगे तो यहाँ पे स्टे करेंगे, तो यहाँ पे होम स्टे बनाने पड़ेंगे। अब जो यहाँ पे गांव में है नहीं, वहाँ पे होम स्टे बनेगा, होम स्टे बनेगा तो लोग, वहाँ के लोगों की इकोनॉमी बढ़ेगी, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, रोजगार मिलेगा तो और लोगों को वहाँ पे ट्रेंड भी किया जाएगा, कि आपको लोगों को ऐसे ट्रेन किया जाएगा कि जो वो ऑब्जर्वेटरी इसको यूज कर रहे हैं, वो उनको सिखा सके, बता सके इसको ऐसे देखना, ये तारा अगर ऐसे दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है, इसकी इंटेंसिटी इतनी है, ये इससे इतना दूर है, तो उनको थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी में क्या किया जाएगा, वो किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, तो इससे कि आसपास की गांव की इकोनॉमी भी क्या है, और टूरिज्म बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं कि एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, तो एस्ट्रो टूरिज्म प्रमोट हो जाएगा, तो वही सब चीजें इसमें बताई गई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे एस्ट्रो टूरिज्म प्रमोट होगा और इसकी जो डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है कि सिर्फ स्काई के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर रिजर्व और भी हो सकते हैं, जैसे कि चैंगथेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चैंगथेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अन्य जीव जंतु है, तो लोग उन्हें भी तो देखेंगे ना, सिर्फ स्काई को ही देख के चले जाएंगे अपने घर पे, और यहाँ पे जो स्कैनिक आपकी ब्यूटी है उसको देखेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनको देखेंगे, तो इससे पैसा आएगा, वहाँ की लोकल जो कम्युनिटी है उनको पैसा मिलेगा, यानी कि वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होगी, वहाँ पे एक तरह से आपका वाइल्ड टूरिज्म बूस्ट होगा, दूसरा आपका एस्ट्रो टूरिज्म बूस्ट होगा, तो ये सब चीजें इसमें बोली गई। डार्क स्काई वेब देखो यहाँ पे एक कितनी सुंदर पिक्चर है, मगर यही चीजें आप यहाँ पे लगा देते तो यहाँ पे जो लाइट है ये आसमान में जाती, तो जो आपका इसका इस तरह का दिख रहा है ना, आपको बॉडी दिख रही है ऊपर, इसकी ये आपका टेलीस्कोप हो गया, इसकी मदद से आप इनको देख सकेंगे, तो ये बड़े बड़े दिखाई देगा, पूरी एक्टिविटी दिखाई देगी, आकाश में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। ये आपका दिन में पिक्चर ली गई है, और ये आपकी नाइट में पिक्चर है, इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पे आ गई ये ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। ठीक है, ये आपका किसी सिटी का वो दिखाया गया पिक्चर के, ऐसी ऐसी वो नहीं चाहिए हमें, ऐसी जगह नहीं चाहिए, तो इसलिए ये जगह इसलिए चुनी गई, यहाँ पे अंधेरा ही है, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है लाइट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा पीएम श्री स्कूल्स के बारे में। पीएम श्री स्कूल्स देखो, टीचर्स डे
था अभी, हमारा टीचर्स डे मनाया गया। ठीक है, तो इस टीचर्स डे के मौके पे प्रधानमंत्री ने एक अनाउंस किया, एक इनिशिएटिव जिसका नाम है पीएम श्री स्कूल। इसकी फुल फॉर्म है पीएम स्कूल्स ऑफ राइजिंग इंडिया। ठीक है, तो अब ये क्या एक तरह से लेबोरेटरी की तरह काम करेंगे, किसके लिए, किसकी, अब लेबोरेटरी किसी ना किसी चीज की होगी ना, कि आप कौन सी चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो वहां पे लेबोरेटरी में, किस चीज की रिसर्च कर रहे हो, तो वो उस चीज पे इंप्लीमेंट की जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी बनी है वो इसमें इंप्लीमेंट की जाएगी लेबोरेटरी में, इसके ऊपर रिसर्च चलेगी एक तरह से। और ये पहली फेज में लगभग 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो, जो टूटे फूटे स्कूल्स है, इनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, स्मार्ट क्लासेस स्टेब्लिश की जाएगी, ये सब किया जाएगा। अब हम किसके उपलक्ष्य में बनाते हैं, जो है आपके डॉक्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इनका जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में हम आपका टीचर्स डे मनाते हैं। तो क्या हुआ था कि ऐसे तो हम हर साल मनाते हैं, 1962 से मनाते आ रहे हैं, 5 सितंबर 1962 से मनाते आ रहे हैं, तो 5 सितंबर को आपका हम हर साल टीचर्स डे मनाते हैं, कि हम टीचर्स की जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की नेशन बिल्डिंग में, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको तवज्जो देते हैं। ठीक है ना, जो वर्क करते हैं एजुकेटर की तरह, टीचर की तरह, रिसर्चर्स की तरह, प्रोफेसर की तरह, इंडियन कॉलेजों में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में जो वर्क कर रहे हैं टीचर, प्रोफेसर, रिसर्चर्स, उनको हम क्या है ना बहुत बड़ा सम्मान देते हैं इस दिन 5 सितंबर को। ये मनाया इसलिए जाता है कि इस दिन आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म था, जो उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कहा कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको सम्मान देना चाहते हैं आपके जन्म में, क्योंकि बहुत रेस्पेक्ट थी उनकी। तो इन्होंने कहा देखो ठीक है, मैं अलाउ तो कर रहा हूँ आपको मैं, पर ऐसा नहीं कि बहुत लार्ज स्केल पर मनाए, बढ़ा चढ़ा के नहीं, आप सिंपल सा कर सकते हो। तो तभी उन स्टूडेंट ने सिंपल सा आपका ऑर्गेनाइज किया, तो तभी से ये आपका 5 सितंबर 1962 आपका रिकॉग्नाइज किया जाने लगा टीचर्स डे के दिन बारे में। अब इनके बारे में जान लेते हैं। देखो ऊपर की ये सारी चीज इनके बारे में सब कचरा है, किसी काम का नहीं है, छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाए तो बात अलग है, मगर किसी काम में, नीचे वाली चीजें काम की है। इसके बारे में जान लेते हैं, इनका जन्म क्या होता है। 5 सितंबर आपका 1888 में हुआ था। इन्हें बोर्न कहाँ हुए थे, तमिलनाडु के एक छोटे से टाउन है जिसका नाम है तिरुत्तनी। ठीक है, तेलुगु फैमिली में इनका जन्म हुआ था। अब इनके एकेडमिक्स की बात कर ले, इन्होंने क्या चीज की पढ़ाई की, क्रिश्चियन कॉलेज था जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में था, उस वक्त तो अंग्रेजों का राज था ना, तो इन्होंने फिलोसफी की पढ़ाई ज्यादा की। ठीक है, उसके बाद ये आपके प्रोफेसर हो गए, मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज जो था फेमस बड़ा कॉलेज था, वहां पे फिलोसफी के प्रोफेसर प्रोफेसर बन गए। उसके बाद ये फिलोसफी के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में जाके बन गए। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जो पहला ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे 1952 1962 के, इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फिर दूसरी बार ये प्रेसिडेंट बने इंडिया के 1962 से 1967 के बीच में। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो पहले प्रेसिडेंट ऑफ कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर ये एम्बेसडर भी बने इंडिया के, किसके लिए, कि सोवियत यूनियन के, 1949 से 1952 के बीच में। ठीक है, और ये आपके चौथे वाइस चांसलर भी रहे बीएचयू यूनिवर्सिटी के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, 1939 से 1948 के बीच में। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। ठीक है, अब इनके रिकॉग्निशन के बारे में बात कर ले, कि इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया इनके मरणोपरांत, यानी कि जब इनकी मृत्यु हुई थी उनके बाद इन्हें भारत रत्न दे दिया गया है पोस्ट पोस्टह्यूमसली। ठीक है ना, तो 1984 में इन्हें दिया गया। इनके नोटेबल वर्ks, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में, कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। रेन ऑफ द रिलीजन इन कंटेम्परेरी फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, कल्कि, और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, द रिलीजन वी नीड, इंडिया एंड चाइना, बुद्धा, गौतम द बुद्धा, ये सब इन्होंने किताबें लिखी जो कि बड़ी फेमस हुई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब हम पीएम श्री स्कूल्स के बारे में जान लेते हैं, योजना के बारे में जानते हैं। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें काम यही रहेगा कि अपग्रेड करना पड़ेगा और डेवलपमेंट करना पड़ेगा 14,500 स्कूल्स को पूरे कंट्री के अंदर। इनमें स्ट्रेंथन करना है, और ऐसे एग्जिस्टिंग स्कूल्स को हमें सेलेक्ट करना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और आपका यूनियन टेरिटरीज या लोकल बॉडी के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, या उनमें पैसा लगाया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस यही होगा कि ऐसे कंपोनेंट हम डालेंगे इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, जो एकदम इनोवेटिव चीजों को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से एग्जाम्पल सेट करेंगे बाकी स्कूल्स के बारे में, और एक तरह से मेंटर की तरह काम करेंगे जो दूसरे स्कूल से जो अच्छा डेवलप नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे पीडागोगी को प्रमोट किया जाएगा। पीडागोगी का मतलब है, ये कह दीजिए कि द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ द टीचिंग, कि बच्चों को टीचिंग जो पढ़ाने के मेथड और प्रैक्टिस होते हैं उसको पीडागोजी बोल दो या गोगी बोल दो, उसको
एडॉप्ट किया जाएगा इन स्कूल्स में, जिसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को वो समझाया जाएगा, होलिस्टिक पूरा एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ टीचिंग होगा, इंटीग्रेटेड वे ऑफ टीचिंग होगा, और एक तरह से प्ले की तरह टॉय जैसे बच्चे के साथ खेला जाता है ना, खेल खेल में टीचर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और इंक्वायरी ड्रिवन आपकी टीचिंग होगी यहाँ पे, ये सब इसमें बताया गया है। इसमें प्रोफिशिएंसी पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि बच्चों के अंदर इस तरह की प्रोफिशिएंसी हो कि उनका लर्निंग आउटकम हो हर एक बच्चे का अच्छा। इन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न स्ट्रक्चर से इन स्कूल्स को, जो पीएम श्री स्कूल्स है, उन्हें वशीभूत किया जाएगा, जैसे कि लैब्स बनाई जाएगी हाई टेक्नोलॉजी वाली, स्मार्ट रूम क्लासेस बनाए जाएंगे, लाइब्रेरी बनाई जाएगी, उसमें अच्छा अच्छा लिटरेचर और बुक्स होगी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी होंगे, बच्चे अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके, और आर्ट रूम भी होगी कि आर्ट की एक्टिविटीज भी हो सके। अगला आर्टिकल हमारा हैदराबाद लिबरेशन डे के बारे में। इसमें क्या है कि भाई तेलंगाना गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 75 साल पूरे हो गए कि हैदराबाद के लिबरेशन हुए, यानी कि हैदराबाद को आजाद हुए, इंडिया में मिले हुए, शामिल हुए, तो उसका 75वां साल मनाया गया कब? 17 सितंबर 2022 को। ठीक है, ये मर्जर को सिग्निफाई किया गया है, क्योंकि मर्ज हुआ था ना हैदराबाद, तो पहले तो पूरी हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था। देखो यहाँ पे पिक्चर में देख लो, ये पूरा हैदराबाद ऐसे था, इसमें कुछ पार्ट आपका छत्तीसगढ़ का छोटा सा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश का आता था, जो कि आज तेलंगाना भी उसी से बन गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं आज का प्रेजेंट डे का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का कुछ पार्ट, कुछ छत्तीसगढ़ का हल्का सा टचिंग पार्ट, फिर आपका महाराष्ट्र का काफी हद तक पार्ट आता था, और कर्नाटक का, ये चार पांच स्टेट से मिलकर आपका हैदराबाद प्रिंसली स्टेट बनता था। यहाँ पर प्रिंसली स्टेट था, तो आप इस पिक्चर्स में ऐसे देख सकते हो, ये पूरा हैदराबाद था आपका। ठीक है, अगर आपको मोटा मोटा देखना है, ये हैदराबाद था। ठीक है, तो ये हो गया, ये यहाँ के आपके हैदराबाद के निजाम हो गए। ठीक है, ये आपके कौन हो गए? ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, इन्हीं की वजह से ये चीजें मिल पाई। ये आपका चार मीनार ऑफ हैदराबाद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेके, ये हैदराबाद का इंटीग्रेशन कैसे हुआ इंडिया के अंदर। देखो हैदराबाद ऐसा तो ये जो था आपका प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, प्रिंसली स्टेट था, ये निजाम्स के द्वारा रूल किया जा रहा था ब्रिटिश के टाइम में। जो निजाम ऑफ हैदराबाद एक तो, दूसरा और नवाब ऑफ जूनागढ़ और रूलर ऑफ कश्मीर, इनकी कोई भी इच्छा नहीं थी इंडिया के अंदर मिलने की, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से इन्हें बोला गया कि भाई जब अब इंडिया आजाद हो गया 15 अगस्त के बाद, कि भाई इन्हें बोला गया कि आप जो है 15 अगस्त से पहले बोला गया कि आप जो है इंडिया में शामिल हो जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि, मगर मना इन्होंने इसलिए किया कि जो पाकिस्तान था और मुस्लिम नेटिव तो यहाँ पे रहने वाले, वो इंस्टिगेट कर रहे थे इन्हें कि हम शामिल नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, हम अपनी एक इंडिपेंडेंट पावर बनाएंगे और इंडिपेंडेंट आर्मी बनाएंगे, और हम इंडिपेंडेंट आर्मी बना लेंगे तो इंडिया पे हम क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं और हम अलग रह सकते हैं, वरना इंडिया के अंदर घुस गए तो हम पे रूल किया जाएगा, हम पे तशद्दुद की जाएगी। तो इस तरह का इंस्टिगेशन इनके अंदर चल रहा था, जनता के अंदर। मगर क्या हुआ, इंडिया ने अपना इनके अंदर जाके मिलिट्री का डर दिखा के इन्हें, तो मिलिट्री के अंदर जाके कैओस क्रिएट हो गया, कि इन्हें पता लगा मिलिट्री आके आप पे राज कर लेगी, मिलिट्री आ रही है कि जूनागढ़ के अंदर और कश्मीर के अंदर, तो यहाँ पे इनका ऑपरेशन पोलो चलाया गया 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी ने हैदराबाद में। उसके तहत जो है, जो वहाँ के रजाकार्स थे वो लड़े इंडियन ट्रूप से, मगर इंडियन ट्रूप इतने ज्यादा थे, और रजाकार्स तो वो लठैत थे ना, जो लठों से लड़ते थे, लकड़ियों से लड़ते थे, वो तो रेजिस्टेंस दे नहीं पाए ट्रूप को, तो इस वजह से ये हार गए। 13 से 18 सितंबर के बीच में मिलिट्री ने पूरा कंट्रोल कर लिया था हैदराबाद स्टेट पे, जो प्रिंसली स्टेट था। तो फिर ये क्या हो, वहां पर कम्युनल वायलेंस भी हो, जिसमें बहुत सारे जो है लड़ाई हुई, कुछ कुछ मारे भी गए, कुछ कुछ, हालांकि बहुत ज्यादा ऐसी वो नहीं हुई कैजुअलिटी। तो फिर इंटीग्रेशन हो गया, मगर निजाम को ही वहां का जो हेड ऑफ स्टेट बना के रखा गया। ठीक है, अब इस मुद्दे को मुसलमानों ने और पाकिस्तान ने आपका नेशनल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाया, मगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी, जब हैदराबाद इंडिया में मिल गया, तो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, यानी कि पाकिस्तान को वहां पे भी हार का सामना करना पड़ा। तो देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया इसी चीज से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया तो मैं ध्यान नहीं, मगर क्वेश्चन ये था, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे बोला गया निजाम ऑफ द आर्कूट इमर्ज आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट। तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे इस आर्टिकल में। तो यहाँ पे देखिए, तो ये निजाम की डोमिनियन थी इधर पूरी। तो यहाँ पे आर्कूट की बात करें तो आर्कूट तो उसी का डोमिनियन हो गया ना,
यहाँ पे पहले दिल्ली सल्तनत, वो सॉरी आपकी मुगल सल्तनत थी, तो उसके अंदर आता था, और निजाम के अंदर ये पूरा वो कर रहे थे। और निजाम किसके अंडर था? मुगल सल्तनत के अंडर। तो यानी कि कहने का मतलब हो गया आर्कूट किसके अंडर हो गया? ये इसी के अंडर हो गया ना, निजाम के अंडर। तो यानी कि निजाम ऑफ कार्नाटिक कह दो या आर्कूट कह दो, निजामत कह दो, आर्कूट की निजामत, जो कि सूबा था किसका? मुगल डेक्कन का सूबा था। वो किसके अंडर आता था? निजाम ऑफ द हैदराबाद के अंडर ही आता था। तो इसलिए हमारा पहला पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? निजाम ऑफ द आर्कूट इमर्ज आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट, क्योंकि हैदराबाद स्टेट का हिस्सा था, तो उससे ही निकल गया। तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अब ये विजयनगर एम्पायर से मैसूर किंगडम निकली है। अब हम आगे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए विजयनगर एम्पायर ये है। अगर आप अंदाजा लगाओ तो विजयनगर एम्पायर और मैसूर किंगडम आपकी ये रही। तो ये तो इसी के अंदर होगी ना, यहाँ पे होगी ना मैसूर किंगडम। तो जब विजयनगर एम्पायर का आपका डिक्लाइन हुआ, तो ये कहाँ से वो अब अलग सब जो थी, विजयनगर एम्पायर थोड़ी थी कि एक ऐसी था, वो भी कई सारी आपकी उसको मिला के डिनेस्टीज को मिला के पूरी विजयनगर एम्पायर बनाई गई थी ना। तो जब विजयनगर एम्पायर ब्रेक होने लगा, उसका कंट्रोल जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिनेस्टी थी डिफरेंट डिफरेंट वहां पे वो थे, लोग थे, उन पे जो कम होने लगा कंट्रोल, तो सबने अपनी अपनी क्या नाम वो घोषित कर दी कि हम जो है सुजरेन है, यानी कि हम जो है आजाद है। तो इसमें से क्या हो गया, मैसूर जो किंगडम थी वो अपने आप को आजाद बोलने लगी। तो इससे ही निकल गया ना एक तो विजयनगर एम्पायर। तो ये हो गया। कहने का मतलब दूसरा भी आपका सिस्टम सही हो गया, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। अब आपका तीसरा स्टेटमेंट, रोहिलखंड जो किंगडम है वो फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय द अहमद शाह दुरानी। जो अहमद शाह दुरानी ने टेरिटरी ऑक्युपाई की थी, उस टेरिटरी से आपकी ये रोहिलखंड किंगडम निकली है। तो इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, रोहिलखंड किंगडम जो थी पावरफुल इंडियन स्टेट था, किसके लिए? जो मुगल के अंडर आती थी, कंट्रोल के अंदर। ठीक है, अब जो मुगल कंट्रोल के अंदर जो आती थी, वो कहाँ से निकली? वो आपकी निकली जो मुगल एम्पायर थी उसका तो रूल खत्म लगभग होने लगा 1721 तक। तो अभी क्या क्या है कि इसके बाद ये जो है 1774, उसके बाद आपकी ब्रिटिश कंपनी आ गई, उसने रूल कर लिया। तो अब मुगल रूल तो खत्म हो गया एक तरह से। तो अब ये इसके बॉर्डर जो है रिड्यूस होने शुरू हो गए। पहले तो मुगल एम्पायर का तो बहुत ज्यादा वो था, कई सारी होती, पर अब मुगल एम्पायर का वो रूल खत्म हो गया। तो कई सारी स्टेट पे अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। जो प्रिंसली स्टेट थे उन इंडिपेंडेंट घोषित कर दी। तो अब वो उसका बॉर्डर जो है कम होना शुरू हो गया प्रिंसली स्टेट का। तो अब जो ये रिड्यूस होने के बाद तो ये क्या बचा? जो आपकी किंगडम ऑफ रोहिलखंड थी, प्रिंसली स्टेट ऑफ रामपुर बचा एक तरह से। तो प्रिंसली स्टेट ऑफ रामपुर बचा। तो इस पर किसने वो हुकूमत चलाई कुछ टाइम तक अंग्रेजों के अंडर? ये जो नवाब अली मोहम्मद खान थे, इन्होंने हुकूमत चलाई। ये बारह डायनेस्टी की वो थी एक तरह से। तो ये पहले नवाब ऑफ रोहिलखंड बन गए। तो जब नवाब ऑफ रोहिलखंड बन गए, क्योंकि इस तरह से कहते हैं रोहिलखंड किसने स्थापित किया? अली मोहम्मद खान ने स्थापित किया। ठीक है, जिसे हम अवध स्टेट बोल रहे हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो स्टेटमेंट है कि इसमें जो ऑक्यूपाई किया था मैं अहमद शाह दुरानी ने, तो ये गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट थर्ड गलत हो जाता है, पहला दूसरा आपका स्टेटमेंट सही हो जाता है। इसलिए पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे यूज से नहीं होगा कि भाई तुक्का मारने से, इसका बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया। अगला आर्टिकल हमारा साइबर सुरक्षित भारत के बारे में। साइबर सुरक्षित भारत में क्या बोला गया है कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें इस सॉरी नेशनल ई गवर्नमेंट का जो डिवीजन है, ई गवर्नेंस का जो डिवीजन है, उसने 30वां चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा। यानी कि जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है किसके बारे में? कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट जो होती है, साइबर क्राइम जो होते हैं, उनके बारे में दी जा रही है। कहाँ पे दी जा रही है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ पे? दिल्ली में। तो इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? ये नेशनल ई गवर्नेंस गवर्नेंस डिवीजन जो है उसने ऑर्गेनाइज किया ये आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब साइबर सुरक्षित भारत जो है उसके ये इनिशिएटिव के अंदर क्या है? इनिशिएटिव के अंदर ये है कि इस अवेयरनेस को स्प्रेड करना होता है किसके बारे में? जो साइबर रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, और जो ऑफिसर्स हैं उनको हमारी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना होता है। ठीक है, और आईटी ऑफिसर जितने भी उनका। ठीक है, ये 2018 में लॉन्च किया गया था वैसे तो, किसके द्वारा? मैटी के द्वारा। मैटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो सीआईएसओ है, यानी कि आपका क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, उनकी जो ट्रेनिंग है एक तरह से पहली बार इस तरह से किया जा रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों मिलकर एक कंसोर्टियम बना रहे हैं। और ये
पीपीपी मॉडल पर काम कर रहे हैं, पीपीपी एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पर टारगेट पार्टिसिपेंट कौन होंगे कि ऑफिसर्स होंगे सेंट्रल से भी, स्टेट से भी, यूनियन टेरिटरी से भी, और जो आपकी सबऑर्डिनेट एजेंसी जैसे पीएसयू हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, और टेक्निकल विंग्स होगी पुलिस की और सिक्योरिटी ऑफिस की, उससे ये जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो होंगे। और आपके चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी होंगे, जो सीटीओ होंगे। ठीक है, और वो आपके टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स कह दो, सिक्योरिटी ऑफिसर्स कह दो। ठीक है, ये चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर्स हो गए, और मेंबर ऑफ टेक्निकल और पीएमयू टीम्स के हो गए, और ये ऑफिसर्स इसके जितने भी है सब इसमें क्या है आपका पार्टिसिपेट करेंगे। ट्रेनिंग दी जा रही है किसके द्वारा, एनईजीडी के द्वारा। इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। अब जो इंडस्ट्री कंसोर्टियम है ये आपका टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं इंडस्ट्री के वो कौन कौन है, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इंटेल, पालो अल्टो नेटवर्क एंड अर्नेस्ट एंड यंग है, और डेल, ये सब है। ये सब आप इंडस्ट्री से आएंगे ये सारे स्टेक होल्डर्स। और जो आपके टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कौन होंगे, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, सर्ट इन है, आपका सीडैक है, ये आपकी इंडिया की तरफ से आपका क्या टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर होंगे। इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि एजुकेट करना है, इनेबल करना है सीआईएसओस को, और आपका साइबर अटैक्स के बारे में उन्हें पूरी जानकारी देनी है कि कैसे आप इन्हें रोक पाओगे, इनके बारे में ये चीज जानना जरूरी है। एक्सपोजर दे रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर कि आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करो इन्हें रोकने के लिए साइबर क्राइम को, और आपका जो रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप यूज करो, अवेयरनेस फैलाओ, और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखो चीजों की, बेस्ट प्रैक्टिस को एक दूसरे के साथ शेयर करो, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट इंटर डिपार्टमेंट शेयर करो। ये सब इसमें बोला गया है। अगला आर्टिकल हमारा क्राइम एक्ट के बारे में। क्राइम एक्ट न्यूज में क्या है, पहले तो क्राइम एक्ट की फुल फॉर्म जान लो। क्राई का मतलब है क्राइम, मैक का मतलब मल्टी एजेंसी सेंटर। तो क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर इसकी फुल फॉर्म होगी। न्यूज में क्या है कि कुछ स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी, ये कुछ स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी ऐसे है जिन्होंने इस तरह की उनके स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में जो घटनाएं हुई है कि आपकी क्राइम, जो आपकी क्राइम से रिलेटेड, उसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं की है इस पोर्टल पर, जो क्राइम एक्ट पोर्टल है प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड नहीं किया है। और ऐसे कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है, वो स्टेट यूनियन टेरिटरी जो कि आपका बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, जैसे वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, और आपके दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये सब आपके क्या है कि आपके बीजेपी स्टेट गवर्न वो नहीं है, यूनियन टेरिटरी स्टेट। तो इन्होंने क्या है अपना वो बना रखा है, अपने पोर्टल पे अपलोड करते हैं, और अपने पोर्टल पे अपलोड करके उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। मगर इन्होंने सेंटर को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की कि हमारे स्टेट में इस तरह का क्राइम हुआ है, जैसा आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, रेप क्राइम से रिलेटेड, और भी कई सारी ऑर्गन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग रिलेटेड है उससे लेके। जबकि दिल्ली और आसाम और हरियाणा ने सबसे ज्यादा अपलोड किए इस तरह की अलर्ट्स अपलोड किए। तो इसके बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रोग्राम है 2020 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा रन किया जाता है, एनसीआरबी के द्वारा। एनसीआरबी क्या है आपका, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है। ये इसका काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, किसके बारे में, क्राइम्स और क्रिमिनल्स के बारे में। किसके द्वारा शेयर किया जाता है, किसको शेयर किया जाता है, जितनी भी आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनको शेयर किया जाता है, ताकि उनको इंफॉर्मेशन रहे रियल टाइम बेसिस पे, और वो स्टेप्स ले सके इस तरह का। क्योंकि तभी हर किसी को इंफॉर्मेशन रहेगी तो तभी तो स्टेप लिया जा सकता। सोच के देखो, अगर कोई आपका टेररिस्ट है, उसके फोटो टीवी पे अपलोड न किया जाए, सोशल मीडिया पे अपलोड न किया जाए, या पता ना लगे किसी को, फोटो और पैम्पलेट ना छापे जाए कि ईच एंड एवरी कॉर्नर्स पे ना छापे जाए, तो पता नहीं लग पाएगा ना लोगों को कि ये टेररिस्ट है। वो तो घूमता रहेगा आसानी से, मगर टेररिस्ट को डर तभी लगेगा ना जब उसे पता लगेगा कि मेरे बारे में छानबीन ज्यादा हो रही है। तो यानी कि इन्फॉर्मेशन का एक्सपेंशन स्प्रेड होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बोला सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, इसी में फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, ये सब चीजें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और आइडेंटिफाई करो ट्रैफिकिंग की जो विक्टिम्स है उनको रेस्क्यू करा सके, ये सब इसमें बोला गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। डिस्कशन थोड़ी लंबी इसलिए हो जाती है, बहुत सारे आर्टिकल्स रहते हैं, उन्हें अच्छी तरह एक्सप्लेन करना होता है, इस वजह से ये हमारी डिस्कशन लंबी हो जाती है। मगर आप इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।